नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो वीक ऑफ शो में हम नजर डालते हैं हफ्ते भर की राजनीतिक उठापटक पर। मध्य प्रदेश में नए चुनावी महाभारत का शंखनाद हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है। सीएम ने सीधी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्र का नामांकन दाखिल कराया और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के काम गिनाए तो कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। इसके बाद डिंडौरी में भी उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उनका फोकस आदिवासियों पर रहा। दिल्ली में कांग्रेस मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर मंथन कर रही है और एमपी में कांग्रेस में मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के गढ़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही चोट कांग्रेस को विंध्य में लगी, जहां कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कर भाजपा में आ गए। जिन लोगों ने हाथ का साथ छोड़ा उनमें देवराज सिंह पटेल, पूर्व सांसद रीवा, यादवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक नागौर, सुधीर सिंह तोमर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शामिल है। इनके साथ ही कई और नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा किया है। इसमें पूर्व महापौर, मंडी और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे लोग शामिल हैं। विंध्य में कांग्रेस छोड़ने वाले अधिकांश नेता अजय सिंह राहुल के समर्थक हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को लगातार विधानसभा, मेयर और लोकसभा के टिकट दिए गए। ऐसे में वो पार्टी में रहकर क्या करें। रीवा के पूर्व सांसद देवराज पटेल 2009 में बसपा से जीते थे। टिकट की आस में वो कांग्रेस में आए, लेकिन न विधानसभा की टिकट मिली, न लोकसभा में नाम चला, इसलिए उन्होंने भी हाथ का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में भूकंप विंध्य में ही नहीं आया है, इससे बड़ा झटका छिंदवाड़ा में लगा है, जहां कमलनाथ के सबसे करीबी पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। वो 24 मार्च को भाजपा में जा सकते हैं। दीपक सक्सेना ने ही 2018 में कमलनाथ के लिए सीट खाली की थी। उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा की टिकट मिलेगी, लेकिन मिली कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को। नकुलनाथ फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दीपक के राजनीतिक भविष्य पर राजनीतिक ग्रहण लग रहे थे, इसीलिए वो भी चुपके से निकल लिए। कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर भाजपा तंज कस रही है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने वालों का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस में स्वाभिमानी नेताओं की कदर नहीं है, भाजपा में सबका सम्मान है, इसीलिए सब भाजपा में आ रहे हैं। भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में। कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। 14,758 लोग जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं, वहाँ स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये तय किया है कि होली के बाद अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हम करेंगे। इसलिए मैंने गिनीज बुक का आपको उल्लेख किया कि हम इसको गिनीज बुक में लाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा जहां से निकलती है, वहां कांग्रेस में भगदड़ का माहौल हो जाता है। भाजपा में आने वाले सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सबका स्वागत करता हूं और हमने आश्वस्त किया है कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी बनाने जा रही है और हमारी सरकार सभी लोगों का सम्मान का ध्यान रखेगी, उनके सुझाव पे काम करेगी और जनता की सेवा को लेकर के सरकार जिस ढंग से अभियान में चल रही है, मैं निश्चित रूप से सबको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का, गरीब लोगों का, किसानों का, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पे हम सब साथ चलेंगे। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की कतार लगी है। बड़े नेता इस भगदड़ पर मौन साधे हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारी इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकारी तंत्र का उपयोग कर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है। कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में दूसरे दलों के नेताओं को लेने की प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा में जो चाह रहा है उसे प्रवेश मिल रहा है। ये भाजपा की हार की हताशा को दर्शाता है। जाने वाले तो किस कारण से गए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर जिस तरह से कार्य कर रही है, और ये
व्यक्तिगत होता है। आप विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन देखते तो शायद प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे थे, बगैर दबाव के अपनी स्वेच्छा से लोग अपना लेटर भेजते थे, हम उसका वेरिफिकेशन करते थे जिला स्तर पर। राजनीतिक दल सिद्धांतों पे चलते हैं, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक की सबसे दयनीय स्थिति से गुजर रही है। बीच का 1.5 साल छोड़ दें तो 20 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में तो और भी दयनीय हालत है। फिलहाल 29 में से सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा उसके कब्जे में है, जहां कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की कतार लगी है। ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूती से ये लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जोर पकड़ रहा है और इसमें भाजपा फिलहाल आगे है। लोकसभा की चुनावी कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल ली है। भाजपा मोदी मैजिक और मोहन यादव के मैनेजमेंट से क्लीन स्वीप यानी कि प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जोर पकड़ रहा है और इसमें भाजपा फिलहाल आगे। लोकसभा की चुनावी कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली। भाजपा मोदी मैजिक और मोहन यादव के मैनेजमेंट से क्लीन स्वीप यानी कि प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की तैयारी में। यही वजह है कि सीएम मोहन यादव और बीजेपी के नेताओं का पूरा फोकस मोदी सरकार की उपलब्धियों पर बढ़ गया है। मोदी सरकार के 10 साल और इससे पहले की कांग्रेस सरकारों के बीच के कामकाज पर खुली बहस की चुनौती भाजपा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला के दौरे पर रहे तो उनका भाषण इसी पर केंद्रित रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उल्लेख कर उन्होंने भाजपा और विपक्ष की राजनीतिक संस्कृति की भी तुलना की। और कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा भाग्य ऐसा आया, इतना पुण्य पुरुष हमारे बीच में है जिसका अपना स्वयं की कोई जायदाद नहीं, स्वयं का कोई परिवार नहीं, लेकिन 142 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझता है। हमें इस बात का गर्व है। हमारे अपने लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने कोई झूठा आरोप उन पे लगा कि इन्होंने दलाली खा ली। केवल एक डायरी के कागज पे, सादे कागज से लिखा था, वो भी एल के। वो एल के लालकृष्ण है कि कुछ लाल राम है मालूम नहीं, लेकिन इतने मात्र से इस्तीफा दे दिया। जिनके 2-2 मंत्री 1.5 साल से हवालात में बंद है, 21 नेता जिसके बंद है, 9 बार अलग अलग सम्मन भेजे गए, पुलिस के बुलावे आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दिल्ली के मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए जिनका 100 करोड़ की दलाली में सीधा नाम है, वो इतने मोटी चमड़ी के मंत्री भी जेल में बंद और मुख्यमंत्री बंद, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों, मोहन यादव के मैनेजमेंट और पार्टी विद डिफरेंस के नारे पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो विपक्ष इसी पर घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाजपा के नेता जब मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे तो जनता क्या उनके चुनावी वादों पर सवाल नहीं करेगी। चुनावी वादों पर विपक्ष डॉक्टर मोहन यादव सरकार को भी घेर रहा है। भाजपा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इस मामले को नैतिकता से जोड़ रही है। विपक्ष उसे भाजपा और मोदी सरकार की तानाशाही करार दे रहा है। देखिए, मोदी जी ने क्या किया है 10 साल में, ये पूरा देश देख रहा है। जो वादे उन्होंने इस देश के नौजवानों से किए थे रोजगार देने के, क्या वो पूरे करे? किसानों के लिए जो वादे उन्होंने पूरे किए थे, क्या उन्होंने पूरे करे? और यही मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 100 दिन हो गए उनकी सरकार को, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी उठा के एक दिन देखा है? जिस तरह से देश में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की गई है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको पद पे रहते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया है। और उसके कई तरीके हैं, जिस तरह से ईडी का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव, पुलिस का दबाव, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में देश भर में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। भाजपा हर हाल में अपने इस गढ़ को बचाने की कोशिश में है। इसके लिए वो पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि पूरी चुनावी कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथ में ले ली है। मोदी मैजिक और मोहन यादव के मैनेजमेंट से बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उसके इस मिशन को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ है और दोनों ही राजनीतिक दल का फोकस आदिवासियों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बढ़ गया है। पीएम मोदी ने पिछले महीने झाबुआ से चुनावी शंखनाद किया। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश से गुजरे तो उनका भी पूरा फोकस आदिवासी अंचल पर रहा। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मिशन पर है तो उनका भी पूरा जोर आदिवासियों के फोकस पर है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है, मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियों का फोकस आदिवासियों पर बढ़ गया है। पीएम मोदी ने पिछले महीने झाबुआ से चुनावी शंखनाद किया। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर एमपी से गुजरे तो उनका भी पूरा फोकस आदिवासी अंचल पर रहा। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मिशन पर हैं, तो उनका भी पूरा जोर आदिवासियों पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधी, डिंडोरी, मंडला, रतलाम और झाबुआ में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इन सभाओं में उन्होंने आदिवासियों के हित में किए गए सरकार के काम गिनाए तो ये बताने की भी कोशिश की कि मोदी सरकार ने आदिवासियों का कल्याण किया है। पैसा एक्ट, महापुरुषों, वीरांगनाओं का सम्मान, द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी जैसे कदमों को भाजपा आदिवासियों के बीच गिना रही है। रानी दुर्गावती, श्री अन्न योजना, आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे डॉक्टर मोहन सरकार के काम भी आदिवासियों के बीच बताए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सहित सबने सरकारें बनाई, लेकिन आज तक राष्ट्रपति आदिवासी अंचल से नहीं लिया। मुझे इस बात का गर्व है, आदिवासी तो लिया ही बल्कि बहन को लिया। हमको इस बात का और गर्व है। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के अंदर पूरे दुनिया में भारत का झंडा लेकर राष्ट्रपति का जैसा बड़ा पद लेकर के अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमको गौरवान्वित कर रही है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 20% हिस्सा आदिवासियों का है। विधानसभा की लगभग 100 सीटों पर उनका प्रभाव है। 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें 24 पर भाजपा, 22 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं लोकसभा की 6 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। इन सभी में भाजपा का कब्जा है। भाजपा इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है, तो कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि आदिवासी उसके परंपरागत वोट हैं और उसी का साथ देंगे। मोदी जी ने पहले दिन से जो दिया है वो मोदी जी की गारंटी के रूप में जन जन में उतरा है। आदिवासी समाज हो या पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति हो, हमारी योजनाओं ने हर वर्ग को छुआ है और हर वर्ग के जनजीवन में बदलाव किया है। इसीलिए जब हम चुनावों में जाते हैं तो हर तरफ से हमें आशीर्वाद मिलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबकी तैयारी चलती है, काम चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी क्षेत्रों की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर कितने अन्याय हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं, सबको मालूम है। बलात्कार की घटनाएं, जमीन में गड्ढा गाड़ के खोदने की घटनाएं, ट्रक के पीछे बांध के खींचने की घटनाएं, पति पत्नी सोना छत पे जाके तलवार से गर्दन काटने की घटनाएं, उनके वनाधिकार के पट्टे नहीं देने की घटनाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए एक जो लाए थे उसमें उन्होंने सुविधाएं दी थी, उनको ATM दिए थे, बर्तन दिए थे, खाने के सामान के बारे में बात की थी, सारी चीज़ थी। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी इसे दिखावा करती है, आदिवासी इनके गिरफ्त से बाहर है। आदिवासी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। आने वाले समय में आप देखेंगे आदिवासियों का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2018 में भाजपा आदिवासियों का साथ न मिलने की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी। तब से उसने आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। इसी का परिणाम रहा कि 2023 में डैमेज कंट्रोल कर लिया। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश में है। जोर पूरा कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम नहीं सामने आए हैं। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में जनजातीय समाज किसका साथ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला, जब एक बार फिर महादेव सट्टा ऐप मामले ने पूरे प्रदेश में तुल पकड़ा।
इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कई विवाद सुर्खियां बटोरकर राजनीति गरमा देते हैं। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज हुई एफआईआर भी 2024 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सियासी आंख प्रदेश में भड़का रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत में महादेव सट्टा ऐप को लेकर चर्चा तेज है। ये पहली बार नहीं है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति पर ऐसे किसी मामले में आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर आरोपों का दौर देखने को मिला है। 2003 में हुए पहले ही चुनाव में दिलीप सिंह जुदेव की विवादित सीडी जारी हुई थी। 2008 में हुए चुनाव से पहले कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की भी सीडी हुई थी जारी। 2013 चुनाव से पहले तात्कालिक मंत्री राजेश मूणत की विवादित सीडी हुई थी जारी। 2014 में हुए उपचुनाव से पहले मंतूराम की भी सीडी हुई थी जारी। 2018 चुनाव से पहले नान घोटाले से जुड़ी सीडी चर्चाओं में रही थी। 2023 चुनाव से ठीक पहले तात्कालिक सीएम भूपेश बघेल को रिश्वत देने से संबंधित सीडी चर्चा में आई थी। इस बार चर्चा महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर दर्ज एफआईआर को लेकर हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी है। ऐसे समय में एफआईआर दर्ज होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एफआईआर है। 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है, और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार से चीजें लाई गई है। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूं, न इन गिदड़ भपकियों से न मैं डरने वाला हूं, न पीछे हटने वाला हूं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी महादेव सट्टा ऐप मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी थी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उठाया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महादेव ऐप पर सियासत फिर गर्मा रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया। अरुण साहब ने कहा कि ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, सबको पता है कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, न ही राजनीति से कोई लेना देना है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। लगभग 2 साल हो गए इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में चुनावी पन्नों को अगर खंगाला जाए तो कई विवादों से सरकार बनी है, तो कई विवादों ने सत्ता पर गाज गिराई है और चुनाव पर भी अपना एक अलग प्रभाव बनाया है। महादेव सट्टा ऐप मामले पर कार्रवाई अब भी जारी है। जब तक कार्रवाई जारी रहेगी, इस पर सियासत होती रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा उछाले जाने से चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 11 कमल के फूल खिलाएगी या फिर कांग्रेस अपनी पकड़ लोकसभा सीटों पर जमाएगी। IND24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देश भर में गूंजा, जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दी जब कांग्रेस ने 5 संभागों में प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने इसमें बड़ा घोटाला किया है। दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में भाजपा की मान्यता रद्द करने की भी मांग रखी है। देखें रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आया है। कांग्रेस अपने लगभग बयानों में इलेक्टोरल बॉन्ड का उल्लेख विशेष रूप से कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा एक बड़ा घोटाला कर रही है। जैसे भाजपा के लिए महादेव सट्टा ऐप का मामला एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आया है, वैसे ही कांग्रेस अब इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लोकसभा के लिए मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने उद्योगपतियों और कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया और फिर चुनावी चंदा वसूला। इसलिए इलेक्शन भाजपा की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड
भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती है चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर 5 संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भाजपा ने भी संभागीय मुख्यालयों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। भाजपा नेताओं ने 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आंकड़ों का गणित भी समझाया। भाजपा का कहना है कि काला धन राजनीतिक पार्टियों को चंदा के रूप में दिया जाता है। ये पाक साफ है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को मिले और 14,000 करोड़ के बॉन्ड विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मिले। अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां से आए और कहां गए। तब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा, तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ, वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया, तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा गणित है कि 2 नंबर का काला धन राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए दिया जाता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए कि काले धन का दुरुपयोग रुके, और यह पाक साफ हो चुका है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ के मिले और 14,000 करोड़ के विपक्षियों को मिले। कांग्रेस अपनी संभाग की बैठकों में इस बात का जरूर उल्लेख करे कि 303 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको सिर्फ 6,000 करोड़ मिलते हैं, और जिनके पास सब मिलाकर 240-41 सांसद है, उनको 14,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 14,000 करोड़ रुपए कहां चले गए। चुनावी चंदा लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है, तो भाजपा इस पर पलटवार करने के साथ ही भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप को लेकर हुई एफआईआर को लेकर मैदान में आ गई है। देखना यह है कि सियासत का लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।